हेलो एवरीवन। सो अपने लिमिट के लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी या फिर वो क्वेश्चन जो इन्फिनिटी में जाते हैं उनको सॉल्व कैसे करते थे। नाउ लिमिट की नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं विच इज सैंडविच थ्योरम, और इसी को हम बोलते हैं स्क्वीज प्लेन थ्योरम। ठीक है, एग्जैक्टली ये थ्योरम है क्या और इसको कब यूज करते हैं समझना। सपोज करो आपके पास कोई फंक्शन दिया है जिसमें डायरेक्टली लिमिट आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, लाइक ना तो फैक्टराइजेशन वर्क कर रहा है, ना रैशनलाइजेशन वर्क कर रहा है, ना ही इन्फिनिटी वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। सो अब हम इस कॉन्सेप्ट के बारे में से देखेंगे। यहाँ पे क्या होता है, जब कोई फंक्शन का मैं डायरेक्टली लिमिट सॉल्व नहीं कर पाता तो मैं क्या करता हूँ, उस फंक्शन को दो फंक्शंस के रिस्पेक्ट में स्क्वीज करता हूँ। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस, सिंपल सा, सपोज करो मुझे सॉल्व करना है लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स, मुझे इस पार्ट को सॉल्व करना है, बट द प्रॉब्लम इज कि मैं डायरेक्टली लिमिट सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। सो मैं क्या करूंगा, एफ ऑफ एक्स के अबाउट दो फंक्शन बनाऊंगा। लेट एक फंक्शन है एच ऑफ एक्स जो एफ ऑफ एक्स से छोटा या इसके बराबर है, और एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स जो इससे बड़ा या इसके बराबर है बेसिकली। ठीक है, मैंने क्या किया, एफ ऑफ एक्स को इन दोनों के अबाउट स्क्वीज कर दिया। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्क्वीज सीक्वेंस, जहां मैंने फंक्शंस को इस तरीके से अरेंज किया कि जो मेरा रिक्वायर्ड फंक्शन था वो बीच में दिख रहा है, उससे छोटा एक फंक्शन मेरे पास है और उससे बड़ा एक फंक्शन मेरे पास है। ठीक है, नाउ जब कोई फंक्शन में आपके पास इस तरीके से इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, तो अगर आप किसी फंक्शन में लिमिट लगाओगे तो तीनों फंक्शन की लिमिट भी सेम इनइक्वालिटी में एग्जिस्ट करेंगे। लाइक इसी क्वेश्चन को आई कैन राइट लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एच ऑफ एक्स शुड बी लेस देन और इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स should be less than or equal to limit extending to a g of x. Now अब बेनिफिट क्या है समझना। मैंने आपको बोला कि मैं इस पार्ट को डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पा रहा था, बट मैंने h of x और g of x ऐसे सिंपल फंक्शन लिए थे जिनको मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ। ठीक है, सो क्या हो गया, मैं इस पार्ट का आंसर तो नहीं निकाल पा रहा हूँ, बट मैं हाँ इन दोनों पे कमेंट कर सकता हूँ, जिससे मुझे आइडिया लगेगा कि ये जो वैल्यू है ये अपने पास कहां से कहां तक लाई करना चाहिए। अच्छा, सिर्फ रेंज नहीं, यहाँ पे स्पेसिफिकली हमको फंक्शन ऐसे चूज करने होते हैं। जनरली सैंडविच थ्योरम का बेनिफिट अंडरस्टूड सैंडविच के बोला बिकॉज ये तीन फंक्शन को मिलकर हम लोगों ने सैंडविच फॉर्म किया है काइंड ऑफ, जिससे हम इस फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, जनरली हमको यहाँ पे क्या करना होता है, हम रैंडम फंक्शन अज्यूम नहीं कर सकते। मुझे इस फंक्शन के क्लोजली एक फंक्शन इसी टाइप का और इसके क्लोज जिसको मैं डिफाइन कर सकता हूँ, जिसका लिमिट हम सॉल्व कर सकते हैं, उसको अज्यूम करना होता है। सिमिलरली जी ऑफ एक्स भी एफ ऑफ एक्स के क्लोज चलता है। वो आपको क्वेश्चंस देख के समझेगा कि आपके पास फंक्शन अज्यूम कैसे करना है या फिर क्या बनाना है। और अब होगा ये कि जब मुझे लिमिट एक्सटेंड या एफ ऑफ एक्स को सॉल्व करना है एक्सटेंडिंग टू ए पे, तो मैं इसको तो सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैं इन दोनों की हेल्प से इस पे कमेंट करूंगा। अगर इस चीज को मैं ग्राफिकली समझूं तो देखना है कैसा दिखेगा। सपोज करो जो मेरा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वो कुछ तो इस टाइप का है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि मैंने एक बहुत ही रैंडम ग्राफ प्लॉट कर दिया है। ठीक है, जिसका इक्वेशन मुझे नहीं पता, मुझे आइडिया नहीं कि उसका इक्वेशन क्या होगा, और मुझे इस पे सॉल्व करना है। सपोज इस पॉइंट पे मुझे इसका वैल्यू निकालना है, ये x इक्वल टू a है, तो मुझे इसी पॉइंट पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू a एफ ऑफ एक्स सॉल्व करना है। अब क्या होगा, मुझे कुछ इस तरीके से सिंप्लीफाई करना है कि एक फंक्शन यहाँ पे होगा और यहीं से पास होता हुआ एक फंक्शन ये होगा। ठीक है, सच दैट इसको मैं बोल दूंगा y इक्वल टू जी ऑफ एक्स, इस फंक्शन को बोल दूंगा y इक्वल टू एच ऑफ एक्स। देखो इसी कॉन्सेप्ट को तो हमने अभी यूज किया है कि एच ऑफ एक्स जो है वो हमेशा एफ ऑफ एक्स से छोटा है या उसके बराबर है। ठीक है, और जी ऑफ एक्स जो है वो उससे बड़ा है या उसके बराबर है, और एग्जैक्टली उस पॉइंट पे ये तीनों मिलते हैं, मतलब उस पॉइंट पे तीनों का वैल्यू सेम होता है। तो क्या हुआ कि मैं इस पॉइंट को तो सॉल्व नहीं कर पा रहा था, बट मैं इन दोनों को सॉल्व कर सकता हूँ, और जब मैं इन दोनों को सॉल्व कर सकता हूँ तो मुझे इनका वैल्यू मिलेगा। एंड जनरली फॉर सच केसेस इन दोनों का वैल्यू सेम मिलता है, जिससे हम इस पे कमेंट करते हैं। सपोज करो आपने इसको सॉल्व किया तो आपको वैल्यू मिला लेट अस से भी, यहाँ पे कंडीशन ऐसा बनेगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स, ये तो हमको सॉल्व करना था बट सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, इसको भी सॉल्व किया, आंसर मिलेगा आपको बी। सो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ कि ये लिमिट का वैल्यू बी से बड़ा है और बी से छोटा है उसके इक्वल, तो इससे मुझे कंक्लूजन मिल जाता है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स जो है वो एग्जैक्टली इक्वल टू बी ही बनना चाहिए, तभी ये इन इक्वेशन ट्रू हो पाएगा। और यही इसका मेन कॉन्सेप्ट है। देखो इस पूरे कॉन्सेप्ट में खाली एक चीज को ध्यान रखना है कि जब फंक्शन अज्यूम करते हो तो वहां पे केयरफुल रहना है। लाइक कुछ क्वेश्चन में फंक्शन डायरेक्टली दे रखा होगा तो उसको हम सिंपली सॉल्व कर लेंगे, बट जब डायरेक्टली नहीं दिया है तो हमको
एफ ऑफ एक्स का नेचर देखना है कि एफ ऑफ एक्स किस टाइप का फंक्शन है, और इसी के अबाउट फंक्शंस को अज्यूम करना है विद स्लाइट वेरिएशन, जिससे वैल्यूज पे इफेक्ट ना हो। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मैंने जो फंक्शन लिए उनका लिमिट x इक्वल टू a या x टेंडिंग टू a पे वैल्यू सेम था, पर बाकी पॉइंट पे वैल्यू डिफरेंट आएगा अपने पास। तो इस थ्योरम का वही बेनिफिट है कि हम इस पार्ट को सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, बट इसके जस्ट पहले और जस्ट बाद वाले फंक्शन को हम सॉल्व कर पाए, और उससे हमने इस फंक्शन की वैल्यू पे कमेंट किया। नाउ इसी के कुछ बेसिक से एग्जांपल देखते हैं कि इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं। ओके, नाउ इसी पार्ट पे प्लीज कुछ बेसिक से क्वेश्चन देखते हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन रहेंगे अपने पास, जहां पे मुझे सैंडविच थ्योरम को सिर्फ अप्लाई करना है, बिकॉज यहाँ मुझे फंक्शंस को अज्यूम नहीं करना। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो एक इनइक्वेशन ऑलरेडी दे रखा है। द क्वेश्चन इज 4x माइनस 9 जो है वो अपने पास f ऑफ x से इक्वल या उससे छोटा है, एंड f ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7। We need to find the value of limit extending to 4 f of x, ठीक है। अब हमको पता है कि अगर तीन फंक्शन में अपने पास इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, तो अगर मैं तीनों में सेम लिमिट को अप्लाई करूं तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी। सो इसी को आई कैन राइट लिमिट एक्सटेंडिंग टू 4 ऑफ 4x माइनस 9 शुड बी लेस देन और इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 4 ऑफ f of x, this should be less than or equal to limit extending to 4 x square minus 4x plus 7, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों लिमिट को ऑब्जर्व करूं तो ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है, बिकॉज यहाँ पे कहीं भी 0 by 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रहा है। तो हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले नंबर को पुट करके चेक करते थे, अगर रियल वैल्यू आया तो वही अपना आंसर है। जब मैं 4 को यहाँ पुट करूंगा तो 4 into 4 16, 16 minus 9 is 7, तो इसका आंसर डायरेक्टली मेरे पास क्या आ गया 7। इस पार्ट को तो मुझे सॉल्व करना है, यही अपना क्वेश्चन है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 4 f of x। सिमिलरली ये भी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का पार्ट है, बिकॉज यहाँ भी इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रहा था। जब मैं x को 4 पुट करूंगा, सो 4 स्क्वायर 16 माइनस 16 बिकम 0, तो ये आ जाएगा अपने पास 7। देखो सेम कंडीशन बनी जो बताया था कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 4 f of x का जो वैल्यू है वो 7 के इक्वल या 7 से बड़ा है, और ये बोल रहा है 7 के इक्वल या 7 से छोटा है। दैट मींस देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 4 जो होगा f of x वो हमेशा क्या हो जाएगा 7। सो इसी टाइप की हम लोग बात कर रहे थे, इसी को हम बोलते हैं सैंडविच थ्योरम, जहां पे मैंने f of x को दो फंक्शन के बीच में सैंडविच फॉर्म कर दिया। नाउ इसी का एक बेसिक एग्जांपल और देख लेते हैं। सिमिलर लॉजिक पे बेस्ड है, कोई डिफरेंस नहीं है। 2 of x या 2x जो है वो g of x से छोटा और उसके इक्वल है। g of x is further less than or equal to x to the power 4 minus x square plus 2. We need to comment on limit extends to 1 g of x. यहाँ भी सेम चीज करेंगे, तीनों में सेम लिमिट को अप्लाई कर देंगे। सो क्वेश्चन क्या बनेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 2x is less than equal to limit extending to 1 g of x. This should be less than equal to limit extending to 1 x raised to power 4 minus x square plus 2। ये बनेगा अपने पास पार्ट। नाउ लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 2x, डायरेक्टली बोल सकते हैं 2, बिकॉज डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का पार्ट है। सेकंड तो अपना क्वेश्चन ही था, विच इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 g of x। थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा, अगेन x इक्वल टू 1 पुट किया, सो 1 minus 1 बिकम 0, सो ये भी क्या आ गया 2। दैट मींस इसका वैल्यू 2 आ गया अपने पास, बिकॉज 2 से बड़ा और 2 से छोटा। सो आई कैन से लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 g of x, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा अपने पास 2। सो दीज आर सम ऑफ द डायरेक्ट एग्जांपल्स ऑफ सैंडविच थ्योरम जहां पे फंक्शन नहीं दिया था, नाइदर आई न्यू f of x nor I was given g of x, but still by the स्क्वीज फंक्शन मैंने क्या किया, उस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर लिया कि इन दोनों का वैल्यू जो है वो अपने पास 7 था, या उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता तो इसका वैल्यू भी क्या होना चाहिए 7, बिकॉज वो फंक्शन कहीं ना कहीं इनके बीच में लाई करता है, पर्टिकुलरली एट दैट पॉइंट उसका वैल्यू एग्जैक्टली मैच कर जाएगा। सो ग्राफिकली रिकॉल करो जो हमने इसके पहले देखा था कि वो तीनों ग्राफ एक पॉइंट पे मिले थे, ये वही पॉइंट है x, ये फंक्शन x इक्वल टू 4 पे मिलेगा और ये तीनों फंक्शन x इक्वल टू 1 पे मिलेंगे, तभी इनके वैल्यू अपने पास सेम चलेंगे। नाउ दीज आर द क्वेश्चन जो डायरेक्टली आपको पता था कि फंक्शन के नियर बाय फंक्शन या स्क्वीज फंक्शंस क्या हैं। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं जहां पे फंक्शंस हमको खुद बनाने पड़ेंगे, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे कुछ एडवांस लेवल प्रॉब्लम, तो उनको भी एक बार चेक कर लेते हैं बेस्ड अपॉन सैंडविच थ्योरम। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सो एक क्वेश्चन दिया था अपने को, लिमिट एक्सटेंड टू इंफिनिटी x प्लस 7 sin x अपॉन 13 माइनस 2x। देखो मुझे इसको सॉल्व करना है।
सॉल्व करने के दो अप्रोच है, डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए थोड़ा सीखते हैं कि इसी क्वेश्चन को मैं सैंडविच थ्योरम को सॉल्व किया उसको यूज कैसे कर सकता हूँ सिंप्लीफाई करने के लिए। आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे खाली एक ही फंक्शन दिया है, सैंडविच थ्योरम में 3 फंक्शन चाहिए होते हैं, मतलब मुझे इसके नियर बाय या स्क्वीज फंक्शंस फॉर्म करना पड़ेंगे। अब वो फॉर्म कैसे होते हैं समझना। इस क्वेश्चन में मुझे 2 टाइप के फंक्शन दिख रहे हैं। फर्स्ट इज दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x, सेकंड इज x, ठीक है। मैं साइन को लेके स्टार्ट करता हूँ। द रीजन बीइंग कि मुझे साइन को लेके एक इनइक्वालिटी पता है जिसको लेके मैं क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकता हूँ, व्हिच इज जो sin x का वैल्यू होता है वो हमेशा कहां से कहां तक लाई करता है, -1 to 1। सो पहला स्टेप मैंने क्या किया, मैंने f of x, g of x फंक्शन नहीं बनाए, मैंने इनइक्वालिटी क्रिएट किया। लाइक मुझे इस टाइप का क्वेश्चन फॉर्म करना था कि f of g of x या लेस देन इक्वल टू f of x लेस देन इक्वल टू h of x, तो पहले मैंने इनइक्वालिटी क्रिएट किया विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन। नाउ अब ये जो sin x है ना, मैं इसकी प्लेस पे इस पूरे फंक्शन को फॉर्म करूंगा बाय डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट्स। कैसे, sin के साथ क्या मल्टीप्लाई है 7, तो थ्रू आउट इसमें किसका मल्टीप्लाई कर देंगे 7 का, क्या बनेगा -7 लेस देन इक्वल्स टू 7 टाइम्स sin x लेस देन इक्वल टू 7, ये हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्या करना है, x ऐड करना है, थ्रू आउट x ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा x -7 लेस देन इक्वल टू x प्लस 7 sin x लेस देन इक्वल टू x प्लस 7, ठीक है। नाउ अब एक इंपॉर्टेंट स्टेप है समझना, अब मुझे 13 - 2x से डिवाइड करना है, ठीक है। मैं डायरेक्टली डिवाइड नहीं करूंगा, द रीजन इसके आपको पता होगा, इन इक्वेशन में हम लोग क्या करते थे, जब किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होता था तो हमको ऑब्जर्व करना था कि वो कांस्टेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर वो कांस्टेंट पॉजिटिव है तो इन इक्वेशन के साइन पे कोई चेंजेस नहीं होता था, बट अगर वो कांस्टेंट नेगेटिव है तो इन इक्वेशन का साइन रिवर्स होता था। अब आप सोच के बताओ कि 13 - 2x है, ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। सो ये डिपेंड किस पे करेगा, ये डिपेंड करेगा x के ऊपर। जरा देखो x किसको टेंड कर रहा है, x इंफिनिटी को टेंड कर रहा है। सो 13 - 2 टाइम्स ऑफ इंफिनिटी, ये डेफिनेटली क्या होने वाला है, नेगेटिव। तो इस पार्ट को हमको ध्यान रखना था। जनरली यही मिस्टेक आप यहाँ पे करते हो कि आप डायरेक्टली 13 - 2x से डिवाइड करते हो और साइन को चेंज नहीं करते, बट इस केस में क्या है 13 - 2x जो है वो क्या है, नेगेटिव। इसी वजह से मैं इसको डिवाइड तो करूंगा बट साथ में इनके इन इक्वेशन के साइन चेंज भी करूंगा। सो अब ये क्वेश्चन कैसा दिखेगा, x -7 whole divided by 13 - 2x should be greater than or equal to x plus 7 sin x. The whole divided by 13 - 2x should be greater than or equal to x plus 7 whole upon 13 - 2x. Now मैंने क्या किया, मैंने ये जो वैल्यू है इसको अपना फंक्शन बना लिया बेसिकली। अब आखिरी स्टेप क्या होगा, सब में लिमिट अप्लाई कर देंगे। क्या लिमिट अप्लाई करेंगे, एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी। सो क्वेश्चन कैसा दिखेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी x -7 होल अपॉन 13 - 2x should be greater than equals to लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, जो अपना क्वेश्चन था which was x plus 7 sin x whole upon 13 - 2x. This should be greater than equal to limit extending to infinity, यहां पे आ जाएगा x plus 7 upon 13 - 2x, x plus 7 whole upon 13 - 2x. नाउ अब अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करूं, सो ये तो अपना क्वेश्चन था, इस लिमिट को तो मैं सॉल्व कर सकता हूं। हमने सीखा है कि लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी के क्वेश्चन में अगर ऊपर और नीचे दोनों का डिग्री सेम हो तो हम क्या करते थे, x से डिवाइड करते थे। सो क्या इसी क्वेश्चन को मैं लिख सकता हूं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x, तो क्या बनेगा 1 - 7 upon x, the whole divided by 13 upon x - 2 should be greater than or equal to, ये तो अपना क्वेश्चन ही हो गया जो हमको चाहिए था। लेट दिस बी, चलो पूरा क्वेश्चन लिख देते हैं, लेट दिस बी लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी x plus 7 times of sin x whole upon 13 - 2x. This should be greater than or equal to लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी। इसको भी सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट सेम था, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x, तो 1 plus 7 upon x whole divided by 13 upon x minus 2. Now 7 upon x क्या हो जाएगा 0,
13/x भी 0, तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बचेगा, -12. -12 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी x plus 7 the whole divided by 13 minus 2x and this should be greater than equal to, अगेन ये भी 0, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, -12. फाइनली आप ऑब्जर्व करोगे कि दोनों साइड सेम बन गए हैं, मतलब हमको इसका आंसर मिल गया है. इसका आंसर इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, दिस शुड बी इक्वल टू -12. तो ये होगा अपना इस लिमिट का फाइनल वैल्यू. देखो इस क्वेश्चन में f of x, g of x गिवन नहीं था, बट हमने स्टेप बाय स्टेप सिंप्लीफाई किया. बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन एक ऐसे फंक्शन पे जाके कन्वर्ज हो गया जिसको सॉल्व करना पॉसिबल था, और जहां से अपने को आंसर मिला कि दिस लिमिट शुड बी इक्वल टू -12. नो डाउट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक टेक्निक और भी है, जिसमें वी डोंट नीड टू यूज स्क्वीज थ्योरम या फिर सैंडविच थ्योरम फॉर दिस केस. इसको हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, जो हम आगे अपने नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे, विच इज ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट. बट फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन को हमने सैंडविच थ्योरम से सॉल्व कैसे किया, उसका ये टेक्निक था. पहला स्टेप भी इंपॉर्टेंट था, बिकॉज सैंडविच थ्योरम अगर आपका पहला स्टेप प्रॉपर है तो आगे सिर्फ कैलकुलेशन ही बचता है. सो बी केयरफुल विद दिस टर्म कि ऐसे क्वेश्चन को आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो. नाउ अगेन ये जो क्वेश्चन था, यहाँ पे सैंडविच थ्योरम को हम लोगों ने इनइक्वेशन से स्टार्ट किया. इसी का एक और अच्छा एग्जांपल देखते हैं जहां पे इनइक्वेशन भी क्रिएट नहीं होगा, तो वहां पे फंक्शन कैसे बनाते हैं उसको देखना. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पे बेस्ड. क्वेश्चन इज लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x अप टू ग्रेटेस्ट इंटीजर nx होल n स्क्वायर. देखो लास्ट क्वेश्चन में क्या था, sin x भी था और x भी था, दो टाइप के फंक्शन थे, और sin x से इनइक्वालिटी डायरेक्ट मिल गया था. अब यहाँ पे फंक्शन तो एक ही टाइप का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ऐसे केस में क्या होगा, सबसे पहला एम आपका क्या होना चाहिए कि अगर आपको डायरेक्टली कुछ इनइक्वेशन मिलता हो तो उसको यूज कर लो. जैसे मेरे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर को लेके एक इनइक्वेशन है. हम लोगों ने जब GIF फंक्शन पढ़ा था तो इस कंडीशन को देखा था, किसी भी नंबर का अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते हो तो वो हमेशा x माइनस 1 या उसके बराबर रहता है या उससे बड़ा रहता है हमेशा, और ये x से छोटा होता है. याद है, इसको हमने इस तरीके से कमेंट किया था. अगर आप यहाँ पे लिखोगे, सपोज कोई भी नंबर लिखा आपने, जैसे 1.3, ठीक है, तो 1.3 का GIF कितना हो जाएगा, 1, which is less than 1.3 and which is less या greater than 1.3 minus 1. तो ये कंडीशन GIF की हमेशा ट्रू होती है. हमने कमेंट भी किया था कि इसको ध्यान रखना, कभी कभी हम GIF के डायरेक्टली इस कंडीशन को भी यूज कर लेते हैं. नाउ अब ये कंडीशन आपको इस क्वेश्चन में कैसे हेल्प करेगा वो समझोगे. ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर x माइनस 1 से लेके x तक लाई कर रहा है, तो क्या मैं बोलूं ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x जो होगा वो अपने पास 2x से छोटा होगा और वही वैल्यू 2x माइनस 1 से बड़ा होगा. किया कुछ नहीं, x के बेस पे क्या पुट कर दिया, 2x. नेक्स्ट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x, ये अपने पास 3x से छोटा होगा एंड यही वैल्यू 3x माइनस 1 से बड़ा हो गया. अब आई थिंक आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कर रहा हूं. मैं इन सभी टर्म्स को इंडिविजुअली बनाने का ट्राई कर रहा हूं. लास्ट में लिखूंगा ग्रेटेस्ट इंटीजर nx, ये जो है nx से बड़ा होना चाहिए एंड द सेम वैल्यू शुड बी लेस देन और या लेस देन इक्वल टू nx. यहां पे आ जाएगा nx माइनस 1. दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू nx माइनस 1. ये बनेगी अपनी कंडीशन. नाउ अगर जो मिडिल टर्म, जो मिडिल फंक्शन दिख रहा है, इन सबको ऐड करूं तो इसका न्यूमरेटर बन जाएगा अपने पास. तो वही करेंगे, सभी इनइक्वेशंस को आपस में ऐड कर लेंगे. हमको पता है कि जब इनइक्वेशंस को आप ऐड करते हो तो सेम साइड ऐड होती है, मतलब ये सबका एडिशन हो जाएगा, एडिशन ऑफ ऑल दिस, एडिशन ऑफ ऑल दिस. इन सबको मैं कैसा लिखता हूं समझना. इन सबको मैं लिखूंगा, इन सब में से x कॉमन लिया, सो यहां बचेगा 1 प्लस 2 अप टू n समेशन माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 कितनी बार, n टाइम्स हो जाएगा, माइनस n. तो ये तो हो गया इन सब के लेफ्ट हैंड साइड का समेशन. राइट हैंड साइड, सॉरी मिडिल टर्म, which should be greatest integer x plus greatest integer 2x up to greatest integer nx. Now right hand side, यहाँ पे again x common, तो ये क्या बनेगा 1 plus 2 up to n. ये होगा अपना फाइनल इन इक्वेशन, पूरा सबका एडिशन करने के बाद. Now as per the question, न्यूमरेटर तो बन चुका है, अब मुझे क्या चाहिए, डिनोमिनेटर. तो इस पूरे इन इक्वेशन को n स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे. रिकॉल करो, जब लास्ट क्वेश्चन में डिवाइड किया तो साइन रिवर्स हुआ था. क्यों, बिकॉज जिस नंबर से डिवाइड कर रहे थे वो नंबर क्या था, नेगेटिव. n स्क्वायर नेगेटिव हो गया पॉजिटिव, तो हमको पता है किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव. इसीलिए यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा, साइन सेम चलेगा. अब
1 से लेके n तक का सम, इसको हम क्या लिख सकते हैं? सो इसको हम लिखेंगे n इंटू एन प्लस 1/2 सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स माइनस n, हम लोग क्या कर रहे हैं, थ्रू आउट n स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, शुड बी लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x से लेके ग्रेटेस्ट इंटीजर nx होल डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू अगेन 1 से लेके n तक का सम व्हिच इज नथिंग बट n इंटू एन प्लस 1/2, यहाँ पे इक्वल टू नहीं था बाय 2। सो ये बनेगा अपना फाइनल इन इक्वेशन। अब एक ही चीज दिख रहा है कि फंक्शन तो पूरा बन चुका है, हमको क्या अप्लाई करना है, लिमिट। लेट अस से इसका जो आंसर है उसको मैंने फाइनली अज्यूम कर लिया कि इसका जो आंसर है अपने पास वो सपोज ए आ रहा है, ठीक है। सो अब मैं इस क्वेश्चन को कैसा लिख रहा हूं देखना, लिमिट n टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी, लिमिट n टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी। इस पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, जब मैं इसको n स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, x टाइम्स n इंटू n प्लस 1 बाय 2n स्क्वायर माइनस 1 बाय 2n लेस देन इक्वल टू। जब यहां लिमिट लगाया तो ये तो अपना क्वेश्चन ही बन गया पूरा, जिसका हमको सॉल्व करना था वैल्यू, तो इसको मैंने a अज्यूम कर लिया, जो मैंने यहाँ पे a बोला है, लेस देन इक्वल टू। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग या n टेंडिंग टू इंफिनिटी, लिमिट n पे लगा हुआ है, x टाइम्स n इंटू n प्लस 1 बाय ट्वाइस ऑफ n स्क्वायर, ये बनेगा अपना फाइनल फंक्शन, ठीक है। अब इस पार्ट को समझो, इसका मैंने आपको एक्सप्लेनेशन लास्ट लेक्चर में दिया था, रिकॉल करना। आपको भले दिख रहा होगा कि यहाँ पे x लिखा हुआ है, n लिखा हुआ है, इन जनरल हमारे दिमाग में क्या चलता है कि x वेरिएबल है, n कांस्टेंट है, बट यहाँ पे रिवर्स है, बताया था वेरिएबल हमेशा क्या होगा, जिसपे लिमिट लगा होगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर n इज वेरिएबल एंड x इज कांस्टेंट, सो बी केयरफुल, ऐसा x को वेरिएबल मान के मत सॉल्व करना, x यहाँ पे कांस्टेंट है तो आपका आंसर x के फॉर्म में आ सकता है, ठीक है। अब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इसको हम सॉल्व कैसे करते थे, हमको पता है कि अगर n इंफिनिटी को टेंड करेगा तो अपने पास 1/n या 1/n की कोई भी पावर, उसका वैल्यू कितना हो जाता है, 0। तो मैं इस क्वेश्चन को कैसा लिख रहा हूं देखना, क्या इसी को आई कैन राइट सेपरेट एंड डिवाइड करके। फर्स्ट टर्म आएगा x n स्क्वायर अपॉन 2n स्क्वायर, तो ये बचेगा x/2। सेकेंड टर्म आएगा x n अपॉन 2n स्क्वायर, मतलब ये बचेगा x/2n, एंड थर्ड टर्म इज माइनस 1/2n, लेस देन इक्वल टू a, लेस देन अगेन लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, इसको भी सेपरेट डिवाइड कर लेते हैं। जब मैं इसको सेपरेट डिवाइड करूंगा तो यहां फर्स्ट टर्म क्या बनेगा, x n स्क्वायर बाय 2n स्क्वायर, मतलब x/2 प्लस xn अपॉन 2n स्क्वायर, तो x/2n। अगर ये पार्ट डायरेक्टली नहीं समझ रहा है तो इसको लिख के सॉल्व कर लो, अपने आप क्लिक हो जाएगा कि अपने पास सेपरेट कैसे किया है, मैंने एक स्टेप डायरेक्टली कर रखा है। नाउ इफ n is tending towards infinity, तो x upon 2n क्या हो जाएगा, 0, 1 upon 2n भी 0, x upon 2n भी 0, बचा सिर्फ क्या, x/2। n टेंडिंग टू इंफिनिटी था, बट आंसर में तो n है ही नहीं, तो अपने लेफ्ट हैंड साइड का आंसर सिंपली क्या आ गया, x/2 लेस देन इक्वल टू a, और राइट साइड में भी क्या बचा, x/2। क्या हमको आंसर मिल चुका है, हमको मिला है कंडीशन कि जो हम लिमिट को सॉल्व कर रहे थे, विच इज दिस कंप्लीट टर्म, वो x/2 से बड़ी या उसके इक्वल आनी चाहिए, एट द सेम टाइम x/2 से छोटी भी होना चाहिए। सो मैं बोलूंगा इसका आंसर सिंपली आ जाएगा अपने पास x/2। नाउ लास्ट क्वेश्चन में तो सॉल्व करने के और भी मेथड थे, लाइक वहां पे सैंडविच थ्योरम कंपल्शन नहीं था, बट इस क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलरली सैंडविच थ्योरम ही इज द ओनली मेथड, इससे ही हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगेन द लॉजिक जिसको लेके आपको केयरफुल रहना था, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था तो मैंने उसका इनइक्वेशन लेके स्टार्ट किया, अपने आप क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया। अगर आपने लॉजिक कंपेयर किया हो लास्ट क्वेश्चन का और इस क्वेश्चन का, तो दोनों में एक ही सिमिलरिटी थी। वहां पे जो क्वेश्चन के अंदर फंक्शन दिया था वो sin x था, sin x की इनइक्वालिटी से हमने क्वेश्चन को स्टार्ट किया फ्रॉम -1 to 1, अपने आप क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे जो फंक्शन था वो क्या था, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर x फंक्शन के इनइक्वेशन से स्टार्ट किया, क्वेश्चन अपने आप कन्वर्ट हो गया। मैंने ये आपको बताया था एक्सप्लेनेशन के टाइम स्टार्टिंग में कि जो f of x की स्क्वीज फंक्शन होंगे, उसके पहले h of x, उसके बाद g of x, उसका नेचर f of x के टाइप का ही होता है, पर वो वैल्यू होती है जिसको हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं, लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसमें लिमिट अप्लाई नहीं कर पा रहा था, बट मैं इन दोनों में डायरेक्टली अप्लाई कर लिया। सो जब पूरा सिंप्लीफाई किया तो आंसर क्या आया, x/2। एक चीज का अपने को और केयरफुल रहना था इस पार्ट में, कौन सा वाला, कि क्वेश्चन के अंदर x और n दोनों दिख रहा है। जनरल केस में x होता है वेरिएबल, n होता है कांस्टेंट, बट पर्टिकुलरली फॉर दिस केस लिमिट किसको टेंड कर रहा है, लिमिट n है,
n टेंड कर रहा है इंफिनिटी को, दैट मींस n अपना क्या बन गया है वेरिएबल और x क्या बन गया है कांस्टेंट। ओके नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सो यहाँ आपने वो क्वेश्चन दिया था लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/1 प्लस n स्क्वायर 2/2 प्लस n स्क्वायर सो ऑन अप टू n अपॉन n प्लस n स्क्वायर। देखो वैसे तो हम लोगों ने लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, बट जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें इस टाइप का पार्ट नहीं था। अगर इसी क्वेश्चन में डिनोमिनेटर सेम चलता और न्यूमरेटर वेरी करता तो मैं डायरेक्टली सॉल्व कर लूंगा, मुझे सॉल्व करना टेक्निक पता है, बट इस क्वेश्चन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही वेरी कर रहा है। सो अगेन यहाँ पे भी मुझे यूज करना पड़ेगा सैंडविच थ्योरम, बट द कंडीशन इज कि जो इसके पहले दो क्वेश्चन किए दोनों में स्टैंडर्ड कंडीशन थी इन इक्वेशन वाली, लाइक साइन एक्स की कंडीशन भी थी कि वो -1 से +1 तक लाई करता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की कंडीशन थी कि वो x -1 से बड़ा होता है और x से छोटा होता है, पर इसमें तो कोई कंडीशन है नहीं। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज रहेगी इन इक्वेशन को फॉर्म करना, ठीक है। अब वो कैसे करते हैं समझना। सबसे पहले मैं फर्स्ट टर्म को ऑब्जर्व करता हूँ। फर्स्ट टर्म लिखा था 1/1 प्लस n स्क्वायर। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो 1/1 प्लस n स्क्वायर है ये हमेशा 1/n प्लस n स्क्वायर से छोटा रहेगा? अब ये कैसे देखा, ये इससे बड़ा हो जाएगा बेसिकली, बिकॉज द रीजन बीइंग कि जब हम कंपेयर करेंगे 1/1 प्लस n स्क्वायर को 1/1 प्लस n स्क्वायर, तो मुझे बोलना चाहिए कि 1/n प्लस n स्क्वायर से ये बड़ा हो जाएगा। क्यों? उसका रीजन है दोनों का न्यूमरेटर सेम है, मतलब जिसका डिनोमिनेटर बड़ा उसका बेस उसका वैल्यू छोटा हो जाएगा। तो अगर मैं 1 प्लस n स्क्वायर और n प्लस n स्क्वायर इन दोनों को कंपेयर करूं तो मुझे डायरेक्टली दिखेगा कि इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, जिस नंबर का डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा उसका नेट वैल्यू छोटा हो जाएगा। और मैं इसी को आगे लिखूंगा दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 1/1 प्लस n स्क्वायर। आपको लगेगा मैंने सेम लिखा है, फर्स्ट टर्म सेम दिख रहा है, बट सेकंड टर्म से आपको डिफरेंस दिखना स्टार्ट होगा। अब सेकंड टर्म को लेके चलते हैं। सेकंड टर्म क्या लिखा है 2/2 प्लस n स्क्वायर। इसके लिए भी मैं सेम कंडीशन दूंगा कि सेकेंड टर्म जो है वो मेरे पास 2/n प्लस n स्क्वायर से बड़ी होगी, विद द सेम रीजन दोनों का न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर ऑब्जर्व करूंगा तो इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, इसलिए आई कैन से कि इसका नेट वैल्यू क्या हो जाएगा छोटा। नाउ राइट साइड पे ध्यान देना, यहाँ पे अपना कंडीशन क्या बनेगा, क्या इसी चीज को मैं लिखूं ये 2/1 प्लस n स्क्वायर से छोटा हो जाएगा। नाउ अब कैसे कमेंट किया, बाय यूजिंग द सिमिलर लॉजिक। इन दोनों को अगर मैं ऑब्जर्व करूं, दोनों का न्यूमरेटर मैंने सेम लिया है, दोनों का न्यूमरेटर सेम, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा उसकी वैल्यू बड़ी, 2 प्लस n स्क्वायर और 1 प्लस n स्क्वायर छोटा वैल्यू ये हुआ, तो इसका नेट वैल्यू क्या हो जाएगा बड़ा। सो इस तरीके से मैं इन इक्वेशन को फॉर्म कर रहा हूं। अब आपको आई थिंक पैटर्न दिखेगा। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा 3/3 प्लस n स्क्वायर, ये जो है ये अपने पास 3/n प्लस n स्क्वायर इससे बड़ा होगा विद द सेम लॉजिक, एंड यही टर्म 3/1 प्लस n स्क्वायर इससे छोटा हो जाएगा, एंड सो ऑन। मैं इसी टर्म को आगे अरेंज करूंगा तो लास्ट में क्या लिखूंगा n/n प्लस n स्क्वायर। ये टर्म जो है ये मेरे पास n/n प्लस n स्क्वायर इससे बड़ा या इसके बराबर हो जाएगा, बिकॉज दोनों इक्वल हो गए हैं, एंड यही टर्म n/1 प्लस n स्क्वायर से छोटा भी हो जाएगा। अब देखो आपको लगेगा कि सर ये चीज आइडेंटिफाई करना ही इंपॉर्टेंट था, ये कहां से आया। सो ये भी क्वेश्चन में गिवन था। एक डिनोमिनेटर मैंने क्या लिया 1 प्लस n स्क्वायर, एक डिनोमिनेटर लिया n प्लस n स्क्वायर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा सर डिनोमिनेटर ही क्यों। तो एक चीज समझो, किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर आपने डिनोमिनेटर फिक्स कर दिया तो न्यूमरेटर को सॉल्व करना हमको आता है। मतलब द मेन प्रॉब्लम इज कि जब आप मल्टीपल टर्म्स को ऐड करते हो, अगर सबके डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, बट अगर सबके न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो उनको हम इजीली सॉल्व नहीं कर पाते थे। ये वही क्वेश्चन था। तो मैंने इसको कौन से दो पार्ट में ब्रेक किया, जिन सबके न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है और सबके न्यूमरेटर क्या है डिफरेंट, विद द सेम टाइप यहाँ भी क्या हो गया हर एक का डिनोमिनेटर सेम हो गया। नाउ अगला स्टेप तो क्लियर हो गया, पूरा इन इक्वेशन सबको आपस में ऐड कर देंगे। जब मैं इन सबको ऐड करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बनने वाला है, लेफ्ट हैंड साइड पे सभी का डिनोमिनेटर क्या है 1/n प्लस n स्क्वायर, तो ये दिखेगा n प्लस n स्क्वायर, और न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 प्लस 2 अप टू कहां तक n तक, दैट इज सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, दैट शुड बी लेस देन। जो ये बीच का टर्म मिलेगा ये अपना क्या हो जाएगा, अगेन क्वेश्चन, इसको मैं बोलूंगा 1/1 प्लस n स्क्वायर से लेके n/n प्लस n स्क्वायर, जो क्वेश्चन हमको एग्जैक्टली चाहिए था।
राइट साइड का टर्म क्या बनेगा, तो सबके डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस एन स्क्वायर, तो अपॉन में तो आ जाएगा 1 प्लस एन स्क्वायर और न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 अप टू एन, ये आ जाएगा अपने न्यूमरेटर का पार्ट। नाउ फॉर दिस पार्ट अब हम लोग क्या करेंगे, अगेन ये जो क्वेश्चन है सपोज करो इसका वैल्यू इक्वल टू ए आया था, तो मैं सभी साइड लिमिट एन टेंडिंग टू क्या ले लूंगा इन्फिनिटी। जब मैं यहां लिखूंगा लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, सो ये क्वेश्चन कैसा दिखने वाला है, यहाँ पे हो जाएगा सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स व्हिच इज नथिंग बट n into n plus 1 by 2 the whole multiplied by n plus n square should be less than, ये तो अपना लिमिट क्वेश्चन ही बन जाएगा, तो यहाँ पे a आ गया, this should be limit n tending to infinity again n into n plus 1 by 2 times of 1 plus n square, इस टाइप का टर्म बनेगा। नाउ अब दोनों लिमिट को सॉल्व करना है, अगेन लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी है, n स्क्वायर के पार्ट्स आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करूं तो जब इस n को आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैसा दिखेगा n स्क्वायर प्लस n, तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल ही हो गए, मतलब इसका लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट क्या आ गया 1/2 शुड बी ग्रेटर देन, ये शुड बी लेस देन a। अब राइट साइड को जब सॉल्व करना है, सो ऊपर का डिग्री भी कितना है 2, नीचे का डिग्री भी 2 है, सो क्या करेंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय n स्क्वायर, सो ऊपर कैसा दिखेगा, दिस शुड बी लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, फर्स्ट टर्म n स्क्वायर था तो 1 बनेगा, सेकेंड टर्म n था तो 1 बाय n हो जाएगा, होल अपॉन 2 बाय n स्क्वायर प्लस 2। नाउ 1 बाय n भी 0 होगा, 2 बाय n स्क्वायर भी 0 होगा, तो इसका भी वैल्यू क्या बचेगा 1/2, दैट मीन्स जो अपना क्वेश्चन था उसमें a का वैल्यू क्या आने वाला है फाइनली 1/2, दैट मीन्स दिस लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, इस पूरे टर्म का आंसर शुड बी इक्वल्स टू 1/2। अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वाज दिस स्टेप, जहां पे मैंने n इक्वेशन जनरेट किया, ठीक है। इसके पहले जो दो क्वेश्चन किए थे वहां पे स्टैंडर्ड n इक्वेशन था जो डायरेक्टली यूज कर सकते थे, बट इस क्वेश्चन में n इक्वेशन जनरेट करना था, सो ऐसे क्वेश्चंस को भी ध्यान रखो कि दिस इज वन ऑफ अ फॉर्म ऑफ यू कैन से सैंडविच थ्योरम, जहां पे n इक्वेशन जनरेट करना होता है। तो n इक्वेशन जनरेट करने का बेसिक रूल इज डिनोमिनेटर को सेम रखो और न्यूमरेटर को वेरी करते रहो, ताकि आप उसका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन डायरेक्टली कर पाओ। अगर डिनोमिनेटर भी वेरी हो गया तो हम डायरेक्टली टर्म्स को ऐड नहीं कर सकते या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते।